जय हिंद दोस्तों। आज के लेक्चर में हम कविता क्या है नामक निबंध का रिवीजन करेंगे। इसके महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप क्लास को लाइक कर दो और क्लास अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना है आपको। देखते हैं इसमें फैक्ट देखते हैं। यह निबंध किसने लिखा? रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल इसके लेखक हैं। यह निबंध विचार परक एवं सैद्धांतिक निबंध है। 1909 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। यह विचार वीथि में 13 निबंध थे। विचार वीथि में फिर इसमें 4 निबंध और जोड़ दिए गए और जैसे इसमें 17 निबंध हुए, फिर आचार्य केशव प्रसाद मिश्र के कहने पर रामचंद्र शुक्ल ने इसका नाम विचार वीथि से बदलकर चिंतामणि रख दिया, इस संकलन का नाम। तो किसके कहने पर बदला? विचार वीथि नामक संकलन का नाम किसके कहने पर बदला? आचार्य केशव प्रसाद मिश्र के कहने पर। ठीक। चिंतामणि भाग 1 में 11वें नंबर पर यह निबंध है। कौन सा? कविता क्या है? ये 11वें नंबर पर है। चिंतामणि का अर्थ क्या है? इच्छाओं की पूर्ति करने वाली मणि। इसके जो ये संकलन है चिंतामणि, इसके 10 शुरू के 10 निबंध तो भाव या मनोविकार परक हैं और अंतिम 7 समीक्षात्मक या आलोचनात्मक निबंध हैं इसके। ठीक। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें 13 उपशीर्षक हैं। कौन कौन से? सभ्यता के आवरण और कविता, कविता और सृष्टि प्रसार, मार्मिक तथ्य, काव्य और व्यवहार, मनुष्य की उच्च भूमि, भावना या कल्पना, मनोरंजन, सौंदर्य, चमत्कार, कविता की भाषा, अलंकार, कविता पर अत्याचार, कविता की आवश्यकता। तो ये उपशीर्षक आपको ध्यान में रखने हैं। कौन से निबंध के अंतर्गत हैं ये? कविता क्या है। ठीक। आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट इसका देखते हैं इस निबंध के। मनुष्य अपने भावों, विचारों, व्यापारों को लिए दिए दूसरों के भावों, विचारों और व्यापारों के साथ कहीं मिलता और कहीं लड़ता हुआ अंत तक चला चलता है और इसी को जीना कहता है। यानी मनुष्य अपने विचार को कहीं आदान प्रदान करता चलता रहता है और इसी में उसे जीना कहता है मनुष्य, और अंत तक विचारों का आदान प्रदान करते करते वह मर जाता है। ठीक। आगे देखते हैं, जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था, किसकी मुक्त अवस्था? आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। यानी जैसे व्यक्ति पर कोई बंधन नहीं होता, वह जिधर मन करे उधर घूमता है, तो उसका घूमने से ज्ञान बढ़ता है। ठीक। वैसे ही अगर हृदय पे कोई बंधन ना हो, वो जिधर चाहे उधर जाना चाहे और उसे जाने दे, तो उसे रसदशा कहते हैं। उसे उससे आनंद मिलता है, उसे रस यानी आनंद उसे मिलता है इधर उधर घूमने से। ठीक। यानी हृदय पर कोई बंधन ना हो तो उसे आनंद मिलता है, और आत्मा यानी व्यक्ति पर कोई बंधन ना हो तो उसे ज्ञान मिलता है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। ठीक। उसे कविता कहते हैं। तो ये पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको ध्यान में रखनी है कौन से निबंध में है। अगला फैक्ट देखिए, कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है। यानी कविता व्यक्ति के अंदर उसके कोमलता पैदा करती है, व्यक्ति के अंदर उसको कोमल बनाती है, उसमें दया भाव भरती है कविता। ठीक। इसी भूमि पर पहुंचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता, वह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। उसकी अनुभूति सबकी अनुभूति होती है या हो सकती है। यानी जब व्यक्ति कविता सुनता है तो वह अपना छोड़कर सबका पे विश्वास करने लगता है, वह सबके भले की सोचता है। ठीक। आगे फैक्ट देखिए, जिस प्रकार जगत अनेक रूपात्मक है, उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक भावात्मक है। ये पंक्ति आपको ध्यान में रखनी है। जगत अनेक रूपात्मक है, उसी प्रकार हृदय भी अनेक भावात्मक है।
आगे देखिए, पहला उपशीर्षक जो इसमें है, इस निबंध में, उसको पढ़ते हैं। सभ्यता के आवरण और कविता। इसमें क्या क्या फैक्ट है देखिए। सभ्यता की वृद्धि के साथ साथ ज्यो ज्यो मनुष्य के व्यापार बहुरूपी और जटिल होते गए, त्यों त्यों उनके मूल रूप कुछ आच्छन्न होते गए। आगे देखिए, किसी का कुटिल भाई उसे संपत्ति से एकदम वंचित रखने के लिए वकीलों की सलाह से एक नया दस्तावेज तैयार करता है। इसकी खबर पाकर वह क्रोध से नाच उठता है। प्रत्यक्ष व्यवहारिक दृष्टि से तो उसके क्रोध का विषय है दस्तावेज का टुकड़ा। ठीक, उस पर कागज के टुकड़े के भीतर वह देखता है कि उसे और उसकी संतति को अन्न वस्त्र न मिलेगा, या अगर उसका भाई उसकी जमीन को छीन लेगा तो उसके क्रोध का प्रकृत विषय न तो वह कागज का टुकड़ा है और न उस पर लिखे हुए काले काले अक्षर, ये तो सभ्यता के आवरण मात्र हैं। ठीक, अतः उसके क्रोध में, उस कुत्ते के क्रोध में जिसके सामने उसके क्रोध में और उस कुत्ते के क्रोध में जिसके सामने का भोजन कोई दूसरा कुत्ता छीन रहा है, काव्य दृष्टि से कोई भेद नहीं है। भेद है केवल विषय के थोड़ा रूप बदलकर आने का। इसी रूप बदलने का नाम सभ्यता है। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक, आगे देखिए, ज्यो ज्यो हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए नए आवरण चढ़ते जाएंगे, त्यों त्यों एक और कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी। दूसरी ओर कवि कर्म कठिन होता जाएगा। कवि कर्म कठिन क्यों होगा? जब सभ्यता के नए नए आवरण चढ़ते जाएंगे। ये पंक्ति आपको ध्यान में रखनी है, ये कथन आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। कवि कर्म कठिन क्यों होता जाएगा? ज्यो ज्यो सभ्यता पर नए आवरण चढ़ते जाएंगे, त्यों त्यों कवि कर्म कठिन होता जाएगा। आगे देखिए, जब तक भावों से सीधा और पुराना लगाव रखने वाले मूर्त और गोचर रूप न मिलेंगे, तब तक काव्य का वास्तविक ढांचा खड़ा न होगा। तब तक काव्य का ढांचा खड़ा ना होगा। मतलब जब हम किसी घटना को सीधे अनुभव नहीं कर सकते, तब तक हम कविता नहीं लिख सकते। उसका भाव, उस घटना से उत्पन्न होने वाला भाव अपने हृदय में पैदा होना चाहिए, तब जाकर ही हमें उसका उस पर कविता लिख सकेंगे। और वो भाव कब पैदा होगा? जब कोई घटना हमारी आंखों के सामने मूर्त रूप से घटित हो। ठीक, काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण भी अपेक्षित हैं। ये पंक्ति तो दोस्तों बहुत ही मोस्ट है। ठीक, अर्थ ग्रहण से मात्र काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण भी अपेक्षित हैं। यह बिंब ग्रहण निर्दिष्ट गोचर और मूर्त विषय का ही हो सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है, बिंब ग्रहण किससे हो सकता है? निर्दिष्ट और गोचर और मूर्त वस्तु से। गोचर यानी दिखाई देने वाली, मूर्त यानी जो जिसका आकार हो। ठीक, तो अर्थग्रहण, बिंब ग्रहण किससे होता है? जो दिखाई देती है उसी से बिंब ग्रहण होता है। तो ये पंक्ति आपको ध्यान में रखनी है। अगला जो शीर्षक है वो देखिए, कविता और सृष्टि प्रसार। इसमें कविता बाह्य प्रकृति के साथ मनुष्य की अनंत प्रकृति का सामंजस्य घटित करती हुई उसकी भावात्मक सत्ता के प्रसार का प्रयास करती है। ठीक, कविता करती है ऐसा। काव्य दृष्टि कहीं तो नर क्षेत्र के भीतर रहती है, कहीं मनुष्यतर बाह्य सृष्टि के, और कहीं समस्त चराचर के। यानी कभी कभी तो कविता केवल मनुष्यों के लिए लिखी जाती है, कभी मनुष्य से अलग विषय भी उसको हो जाता है, कभी कभी समस्त चराचर के लिए हो जाता है उसका विषय कविता का। पहले का देखते हैं। पहले नर क्षेत्र को लेते हैं। संसार में सबसे अधिक कविता इसी क्षेत्र के भीतर हुई है। ये पंक्ति फिर बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति आई है, इसमें मोस्ट है ये। तो प्रश्न बनेगा, संसार में अधिकतर कविता इसी क्षेत्र के भीतर हुई है। कौन से क्षेत्र के भीतर? नर क्षेत्र के भीतर। सबसे ज्यादा कविता किसमें हुई है? नर क्षेत्र के भीतर। मनुष्यों के रूप, व्यापार या मनोवृत्तियों के सादृश्य, साधर्म्य की दृष्टि से जो
प्राकृतिक वस्तु व्यापार आदि लाए जाते हैं, उनका स्थान भी गौण ही समझना चाहिए। वे नर संबंधी भावनाओं को ही तीव्र करने के लिए रखे जाते हैं, यानी नर क्षेत्र के ऊपर सबसे ज्यादा कविता लिखी जाती हैं। जो भी घटनाएं घटती हैं वो नर संबंधी भावनाओं को ही उत्तेजित करती हैं। ठीक। दूसरा देखिए, मनुष्येतर यानी मनुष्य से अलग। बाह्य प्रकृति का आलंबन के रूप में ग्रहण हमारे यहाँ संस्कृत के प्राचीन प्रबंध काव्यों के बीच बीच में ही पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रकृति का आलंबन, बाह्य प्रकृति का आलंबन संस्कृत के प्राचीन प्रबंध काव्यों के बीच में ही पाया जाता है। वहां प्रकृति का ग्रहण आलंबन के रूप में हुआ है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। बाह्य प्रकृति का आलंबन के रूप में ग्रहण कहाँ किया गया? सबसे ज्यादा संस्कृत के प्राचीन प्रबंध काव्यों में। ठीक। आगे देखिए, किसी वर्णन में आई हुई वस्तुओं का मन में ग्रहण दो प्रकार से हो सकता है। किस किस कौन कौन से प्रकार हैं? बिंब ग्रहण और अर्थ ग्रहण। ये तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मन में ग्रहण दो प्रकार से हो सकता है। कैसे? बिंब ग्रहण और अर्थ ग्रहण। आगे देखिए, काव्य के दृश्य चित्रण में पहले प्रकार का संकेत ग्रहण अपेक्षित होता है काव्य के दृश्य चित्रण में, और व्यवहार तथा शास्त्र चर्चा में दूसरे प्रकार का। तो ये पंक्ति आपको ध्यान रखना है। काव्य के दृश्य चित्रण में पहले प्रकार का यानी बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है, और व्यवहार और शास्त्र चर्चा में अर्थ ग्रहण। ठीक। व्यवहार और शास्त्र चर्चा में अर्थ ग्रहण जरूरी है, जबकि काव्य के दृश्य चित्रण में बिंब ग्रहण जरूरी है। बिंब ग्रहण जरूरी है। ठीक। बिंब ग्रहण वही होता है जहां कवि अपने सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा वस्तुओं के अंग प्रत्यंग, वर्ण, आकृति तथा उसके आसपास की परिस्थिति का परस्पर संश्लिष्ट विवरण देता है। अतः जहां ऐसा पूर्ण और संश्लिष्ट चित्रण मिले, वहां समझना चाहिए कि कवि ने बाह्य प्रकृति को आलंबन के रूप में ग्रहण किया है। आगे देखिए, उदाहरण के लिए वाल्मीकि का यह हेमंत वर्णन लीजिए। तो वाल्मीकि का क्या है? हेमंत वर्णन, हेमंत ऋतु का। तो ये पंक्तियां दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है। कौन से निबंध में है, कविता क्या है और किसकी है? वाल्मीकि की। ठीक। आगे देखते हैं दोस्तों, नाटक हालांकि मनुष्य ही की भीतरी बाहरी वृत्तियों के प्रदर्शन के लिए लिखे जाते हैं, और भवभूति अपने मार्मिक और तीव्र अनुभूति अंतर्वर्ती विधान के लिए ही प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? भवभूति। पर उनके रामचरित में कहीं कहीं बाह्य प्रकृति के बहुत सांग और संश्लिष्ट खंड चित्र पाए जाते हैं। मनुष्य ईतर का मतलब होता है अलग। मनुष्य से अलग बाह्य प्रकृति की जो प्रधानता मेघदूत में मिली है, वह संस्कृत के और किसी काव्य में नहीं मिली। तो यह इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि बाह्य प्रकृति की जो प्रधानता मेघदूत में है, वो संस्कृत के किसी और काव्य में नहीं है। ठीक। आगे देखिए, अनंत रूपों में प्रकृति हमारे सामने आती है, कहीं मधुर सुसज्जित या सुंदर रूपों में, कहीं रूखे बेडोल या कर्कश रूप में, कहीं भव्य विशाल विचित्र रूप में, कहीं उग्र कराल या भयंकर रूप में। सच्चे कवि का हृदय उसके इन सब रूपों में लीन होता है। आगे देखिए, केवल असाधारणत्व की रुचि सच्ची सहृदयता की पहचान नहीं है। ये दे देगा आपको, केवल असाधारणत्व की रुचि सच्ची हृदयता की पहचान नहीं है। ये सही है या गलत? तो ये सही है, आपको सही करके आना है वहां। कैसे भी प्रश्न बन सकता है। ठीक। संपूर्ण सत्ताएं एक ही परम सत्ता और संपूर्ण भाव एक ही परम भाव के अंतर्भूत हैं। यह भी महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, मार्मिक तथ्य
जो तीसरा उपशीर्षक है इसमें देखिए ये कुछ पंक्तियां हैं, कविता की कुछ पंक्तियां हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। देते हैं घुड़की ये अर्थ ओज भरी हरी, जीने का हमारा अधिकार क्या न रह गया। ठीक, तो ये पंक्तियां आपको ध्यान में रखनी है, मोस्ट है ये भी। शुरू शुरू की दो दो पंक्तियां आपको ध्यान में रख लेनी है इसकी। इधर अलग है ये कविता की पंक्तियां, देखिए इन्हें। काया की न छाया यह केवल तुम्हारी द्रुम, अंतस में मृम का प्रकाश यह छाया है। तो ये पंक्तियां आपको ध्यान में रख लेनी है, कौन सी निबंध में है, कविता क्या है निबंध में। इनकी शुरू की दो दो पंक्तियां आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखिए, कहने की आवश्यकता नहीं कि विच्छिन्न दृष्टि की अपेक्षा समष्टि दृष्टि में अधिक व्यापकता और गंभीरता रहती है। विच्छिन्न दृष्टि और समष्टि दृष्टि दो चीजें हैं यहाँ पर। विच्छिन्न दृष्टि यानी व्यक्तिगत यानी खुद के लिए सोचना, समष्टि दृष्टि यानी सबके लिए सोचना। तो यहाँ पर इस पंक्ति में कहा गया है कि कहने की आवश्यकता नहीं है कि खुद के लिए सोचने की अपेक्षा सबके लिए सोचने में अधिक व्यापकता और गंभीरता होती है। तो ये पंक्ति भी दोस्तों महत्वपूर्ण है, ये पंक्ति भी महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, काव्य का अनुशीलन करने वाले मात्र जानते हैं कि काव्य दृष्टि सजीव सृष्टि तक ही बद्ध नहीं रहती, वह प्रकृति के उस भाग की ओर भी जाती हैं जो निर्जीव या जड़ कहलाती हैं। ठीक, काव्य पंक्ति देखिए, कविता की पंक्तियां। कोलाहल सुनी खगन के सरवर, जनी अनुरागी, ये सब दशरथ के सखा, दुर्दिन देह त्यागी। तो ये पंक्तियां आपको ध्यान में रखनी है, कौन से निबंध में, कविता क्या है निबंध में। आगे देखिए, लोक जीवन की धारा जब तक एक बंधे मार्ग पर कुछ काल तक अबाध गति से चलने पाती है, तभी सभ्यता के किसी रूप का पूर्ण विकास और उसके भीतर सुख शांति की प्रतिष्ठा होती है। आगे देखिए, यह कहा जा सकता है कि ज्ञान ही भावों के संचार के लिए मार्ग खोलता है, ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है। यह पंक्ति भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, यह पंक्ति भी आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ज्ञान ही भावों के संचार के लिए मार्ग खोलता है, ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है। जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा किस घटना का क्या प्रभाव पड़ता है, तब तक उसमें भाव का संचार हमारा नहीं होगा। ठीक, आगे देखिए, अगला शीर्षक उपशीर्षक काव्य और व्यवहार। मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल वृत्ति भावात्मिका है। तो कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल वृत्ति क्या है, भावात्मिका, और इसे मोस्ट लगा लो, प्रश्न बन जाएगा कि मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल वृत्ति क्या है, आपके सामने दे देगा भावात्मिका और अन्य उदाहरण दे देगा, एग्जाम्पल। उनमें से आपको एक चुनना है, तो आप क्या चुनेंगे, भावात्मिका। केवल तर्क बुद्धि या विवेचना के बल से हम किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते। आगे देखिए, बात यह है कि केवल इस बात को जानकर ही हम किसी काम को करने या न करने के लिए तैयार नहीं होते कि वह अच्छा काम है या बुरा, लाभदायक है या हानिकारक। जब उसकी या इसके परिणाम की कोई ऐसी बात हमारी भावना में आती है जो आह्लाद, क्रोध, करुणा, भय, उत्कंठा आदि का संचार कर देती हैं, तभी हम उस काम को करने या न करने के लिए तैयार होते हैं, उद्यत होते हैं। आगे देखिए, शुद्ध ज्ञान या विवेक में कर्म की उत्तेजना नहीं होती, कर्म प्रवृत्ति के लिए मन में कुछ वेग आना आवश्यक है। यह पंक्ति भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शुद्ध ज्ञान या विवेक में कर्म की उत्तेजना नहीं होती, आपको दे देगा कर्म की उत्तेजना होती है, सही है या गलत, तो आपको गलत करना है, क्योंकि शुद्ध ज्ञान या विवेक में कर्म की उत्तेजना नहीं होती। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, अगला जो उपशीर्षक है मनुष्यता की उच्च भूमि। ठीक, इसमें देखिए, पशुत्व से मनुष्यत्व में जिस प्रकार अधिक ज्ञान प्रसार की विशेषता है, उसी प्रकार अधिक भाव प्रसार की भी। यहां पर कहा गया है
कि पशुओं से ज्यादा मनुष्यों में ज्ञान ज्यादा होता है और भावों को समझने की क्षमता भी मनुष्यों में ज्यादा होती है। ठीक, कविता ही हृदय को प्राकृत दशा में लाती है, प्रकृति की दिशा में लाती है। ठीक, जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकार प्रसार करती हुई उसे अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। कौन ले जाती है? कविता। भाव योग की सबसे उच्च कक्षा पर पहुंचे हुए मनुष्य का जगत के साथ पूर्ण तादात्म्य हो जाता है, पूर्ण तादात्म्य हो जाता है। आगे देखिए अगला उपशीर्षक, भावना या कल्पना। भावना या कल्पना। ठीक, इसमें देखिए उपासना भाव योग का ही एक अंग है। तो आपको ये लाइन ऐसे कैसे दे देगा, उपासना भाव योग का ही एक अंग है, सही है या गलत? तो सही है, ये निबंध में दिया गया है, मोस्ट भी है। पुराने धार्मिक लोग उपासना का अर्थ ध्यान ही लिया करते हैं। जो वस्तु हमसे अलग है, हमसे दूर प्रतीत होती है, उसकी मूर्ति मन में लाकर उसके सामीप्य का अनुभव करना ही उपासना है। यानी जो चीज हमसे अलग है, दूर है, उसकी मूर्ति बनाकर ही हम उसके पास होने का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। साहित्य वाले इसी को भावना कहते हैं और आजकल के लोग कल्पना। आगे देखिए, कल्पना दो प्रकार की होती है। कल्पना के दो प्रकार बताए गए हैं और ये इस निबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। और कल्पना कौन कौन सी होती है? एक विधायक और एक ग्राहक। विधायक कल्पना कवि में होती है, ठीक, और ग्राहक कल्पना पाठक या श्रोता में होती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये पूरा फैक्ट ही बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए अगला जो उपशीर्षक है, मनोरंजन। इसमें देखिए प्राय सुनने में आता है कि कविता का उद्देश्य मनोरंजन है, पर जैसा कि हम पहले कह आए हैं, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। प्रश्न पूछ लेगा आपको कि निबंध में कविता का अंतिम लक्ष्य क्या बताया है? कविता का अंतिम लक्ष्य क्या बताया है? तो क्या है? जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उसके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन ही कविता का अंतिम लक्ष्य है। तो यह भी मोस्ट है। आगे देखिए, कविता पढ़ते समय मनोरंजन अवश्य होता है, पर उसके बाद कुछ और भी होता है और वही और सब कुछ है, वही और सब कुछ है। आगे देखिए, मनुष्य के कुछ कर्मों में जिस प्रकार दिव्य सौंदर्य और माधुर्य होता है, उसी प्रकार कुछ कर्मों में भीषण क्रूरता और भद्दापन होता है। आगे देखिए, कविता और कहानी का अंतर स्पष्ट है। कविता सुनने वाले किसी भाव में मग्न रहता है, कविता सुनने वाला किसी भाव में मग्न रहता है और कभी कभी बार बार एक ही पद्य सुनना चाहता है, पर कहानी सुनने वाला आगे की घटनाओं के लिए आकुल रहता है। कविता सुनने वाला कहता है जरा फिर तो कहिए, और कहानी सुनने वाला कहता है हाँ तब क्या हुआ। इस तरह बताया गया है इस फैक्ट में कविता और कहानी के बीच अंतर। ठीक, आगे देखिए कुछ पंक्तियां दे रखी है। गर्मी के मौसम के लिए कवि जी व्यवस्था करते हैं। शीतल गुलाब जल भरी चह बच्चन में, डारी के कमल दल न्यायवे को धसिए। तो ये पंक्तियां आपको ध्यान में रखनी है, कौन से निबंध में कविता क्या है निबंध में। ठीक, आगे देखिए इसी प्रकार से सिर के मसाले चुनिए। गुलगुली गिल में गलीचाए गुनीजन हैं, चिकहे चिराके हैं चिरागन की माला है। तो ये पंक्तियां आपको ध्यान में रखनी है। अगला उपशीर्षक है सौंदर्य। सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है। तो सौंदर्य बाहर की वस्तु नहीं है, ये निबंध में बताया गया है, मन के भीतर की वस्तु है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बाहर के नहीं, मन के भीतर की वस्तु है सौंदर्य। जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। तो ये पूरी पंक्ति इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मनुष्यता की सामान्य भूमि पर पहुंची हुई संसार की
सब सभ्य जातियों में सौंदर्य के सामान्य आदर्श प्रतिष्ठित हैं। भेद ज्यादातर अनुभूति की मात्रा में पाया जाता है। न सुंदर को कोई एक बार की कुरूप कहता है और न बिल्कुल कुरूप को सुंदर। ठीक, आगे देखिए। जिन मनोवृत्तियों का अधिकतर बुरा रूप हम संसार में देखा करते हैं, उनका भी सुंदर रूप कविता ढूंढ कर दिखाती है। आगे, सुंदर और कुरूप, काव्य में बस ये दो ही पक्ष हैं। ठीक, काव्य में कौन कौन से पक्ष होते हैं? सुंदर और कुरूप, बस ये दो ही पक्ष होते हैं काव्य में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। भला बुरा, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, मंगल अमंगल, उपयोगी अनुपयोगी, ये सब काव्य क्षेत्र के बाहर के हैं। काव्य में केवल सुंदर होता है या फिर कुरूप होता है, भला बुरा शुभ अशुभ कुछ नहीं होता। आगे देखिए। शुद्ध काव्य क्षेत्र में न कोई बात भली कही जाती है न बुरी, न शुभ न अशुभ, न उपयोगी न अनुपयोगी, सब बातें केवल दो रूपों में दिखाई देती हैं, सुंदर और असुंदर। ठीक, आगे देखिए। अगला जो उपशीर्षक है, चमत्कारवाद। कोई वाक्य चाहे वह कितना ही मर्म स्पर्शी हो, यदि उक्ति वैचित्र्य शून्य है तो काव्य के अंतर्गत न होगा। कोई वाक्य जिसमें किसी भाव या मर्म विकार की व्यंजना कुछ भी ना हो पर उक्ति वैचित्र्य हो, वह खासा काव्य कहा जाएगा। उदाहरण के लिए पद्माकर का यह सीधा साधा वाक्य लीजिए। नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आइयो खेल अनोरी। तो किसकी है कविता? पद्माकर की, आपको ध्यान में रखना है। इधर मंडन का सवेया देखिए। अली हो तो गई जमुना तल को, सो कहां कहो वीर विपत्ति परी। तो ये पंक्तियां आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखिए। इस प्रकार ठाकुर की भी पंक्तियां दे रखी हैं। क्या है? वह निर्मोहिनी रूप की राशि, जऊ उर हेतु न ठानती हवे। तो ये पंक्तियां आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। केशव की रामचंद्रिका में 25 ऐसे पद्य हैं जिनमें अलंकारों की भद्दी भर्ती के चमत्कार के सिवा हृदय को स्पर्श करने वाली या किसी भावना में मग्न करने वाली कोई बात न मिलेगी। उदाहरण के लिए पताका और पंचवटी की यह वर्णन लीजिए। पताका का यह वर्णन है, आपको ध्यान में रखना है, और पंचवटी का यह वर्णन है। ठीक, आगे देखिए। बहुत से लोग काव्य और सूक्ति, किसमें? काव्य और सूक्ति को एक ही समझा करते हैं, पर इन दोनों का भेद सदा ध्यान में रहना चाहिए। जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागृत कर दे, उसे प्रस्तुत या वस्तु या तथ्य की मार्मिक भावना में लीन कर दे, वह तो है काव्य। और जो उक्ति केवल कथन के ढंग के अनूठेपन, रचना वैचित्र्य, चमत्कार, कवि के श्रम या निपुणता के विचार में ही प्रवृत्त करे, वह है सूक्ति। तो दोस्तों, काव्य और सूक्ति का यह भेद आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या भेद है और कैसे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। देव का समय यह देख लीजिए। शासन ही में समीर गयो, अरु शासन, शासन ही में सांस यानी शासन यानी सांस, शासन ही में समीर गयो और आंसुन ही सब नीर गयो ढरी। तो ये पंक्तियां आपको ध्यान में रखनी है, किसकी है? देव की। मतिराम का सवैया देख लीजिए। दो आनंद सो आंगन माज विराजे, आषाढ़ की सांझ सुहाई। ये पंक्तियां आपको ध्यान में रखनी है, किसकी है? मतिराम की। अगला जो शीर्षक है, कविता की भाषा। इसमें देखिए, कविता की भाषा में पहली विशेषता यह रहती है, पहली विशेषता यह रहती है कि कविता भाषा की लक्षण शक्ति से काम लेती हैं, लक्षणा शक्ति से काम लेती हैं। कविता भाषा में दूसरी विशेषता यह है कि उसमें जाति संकेत वाले शब्दों की अपेक्षा विशेष रूप व्यापार सूचक शब्द अधिक रहते हैं। तो पहली विशेषता लक्षणा शक्ति होती है, दूसरी विशेषता जाति संकेत वाले शब्दों की अपेक्षा विशेष रूप व्यापार सूचक शब्द अधिक रहते हैं। तीसरी विशेषता क्या है? कविता की भाषा में वर्ण विन्यास रहता है। ठीक, हमारी काव्य भाषा में एक चौथी विशेषता भी है जो संस्कृत से आई है। वह है कि कहीं कहीं व्यक्तियों के नामों के स्थान पर उनके रूप गुण या
कार्यबोधक शब्दों का व्यवहार किया जाता है। तो कितनी विशेषताएं देखी हमने, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, और ये सभी विशेषताएं आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस शीर्षक का। और देखिए, नाद सौंदर्य से ही कविता की आयु बढ़ती है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न बन जाएगा, कविता की आयु किससे बढ़ती है, अलंकार से, रस से, किससे, से दे देगा, तो आपको चुनना है नाद सौंदर्य। ठीक, आगे देखिए, ये कुछ इंग्लिश की पंक्तियां दे रखी है दोस्तों इसमें। ये पंक्ति आपको ध्यान में रखनी है, और किसने लिखी है, किसकी, इजी ऑन मैन की। ठीक, तो ये पंक्तियां आपको ध्यान में रखनी है, दे देगा ये पंक्तियां किस निबंध से ली गई हैं। तो इसकी एक लाइन आपको ध्यान में रख लेना, किसकी, ये ध्यान में रख लेना, और कौन से निबंध में, ये ध्यान में रख लेना। आगे देखिए, अगला जो उपशीर्षक है, अलंकार। कविता में भाषा की सब शक्तियों में से काम लेना पड़ता है। ठीक, निर्देश अलंकार का काम नहीं, रस व्यवस्था का विषय है। आगे देखिए, कविता पर अत्याचार। सच्चे कवि राजाओं की सवारी, ऐश्वर्य की सामग्री में ही सौंदर्य नहीं ढूंढा करते। वे फूस के झोंपड़ों, धूल मिट्टी में सने किसानों, बच्चों के मुंह में चारा डालते हुए पक्षियों, और दौड़ते हुए कुत्तों, चोरी करती हुई बिल्लियों, कभी कभी ऐसे सौंदर्य का दर्शन करते हैं। बिल्लियों में कभी कभी ऐसे सौंदर्य का दर्शन करते हैं जिसकी छाया भी महलों और दरबारों तक नहीं पहुंच सकती। आगे देखिए, अगला उपशीर्षक और अंतिम उपशीर्षक, कविता की आवश्यकता। मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है कविता। ठीक, मनुष्यता को समय समय पर जगाते रहने के लिए कविता मनुष्य जाति के साथ लगी चली आ रही है और चली चलेगी। जानवरों को इसकी जरूरत नहीं है। ये पंक्ति आपको ध्यान में रखनी है, कथन मोस्ट है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने पढ़ा कविता क्या है, निबंध के महत्वपूर्ण तथ्यों को। आज के लिए इतना ही। अब जो यूनिट 9 है निबंधों वाली, ये कंप्लीट हो चुकी हैं। आगे हम अब अगली जो यूनिट है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में अगली नई यूनिट के साथ, नई रचना के साथ। आज के लिए इतना ही। क्लास को लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करना दोस्तों।